नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में सियासी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ साथ अब सबकी नजरें और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जो उम्मीदवार बनने की जुगत में बैठे हुए, उनकी भी नजरें कांग्रेस की पहली लिस्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार वो कौन सा दिन आएगा, पल आएगा जब कांग्रेस जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। पहली लिस्ट जारी करेगी और दूसरी लिस्ट पर भी, तीसरी लिस्ट जो भी कांग्रेस जारी करेगी उस पर जो है लोगों की नजरें हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट एमपी में जारी कर दी है और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। और इसके बाद बड़ा दौर बीजेपी ने इस बार एमपी में ये खेला है कि विधायकों को टिकट दिया गया है, यानी कि सिटिंग एमएलएस को टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव ये खेलने की कोशिश की है कि पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी और कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। कुछ जगह पर देखा गया कि और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं अरुण साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अटल जी के सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे। आप मानते हैं कि जो सूची है वो लीक हुई थी, आपने उसे खास सूची कहा था, लेकिन अधिकांश नामों की यही, तो क्या ये लीक हुई? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी ने अभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। 5 सीटें रोकी गई, उसकी क्या वजह है? क्या उन स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कहाँ पेच फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं फंसा है। बहुत जल्दी उन बचे हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। अध्यक्ष जी, इसमें कई ऐसे भी नाम हैं जिनका विरोध हो रहा था, उसके बावजूद वो नाम आ गए। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के लेकर काम करेंगे। सत्याजीत, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि एक तरफ नए युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, पार्टी ने दिग्गज और प्रमुख नेताओं को भी चुनाव के मैदान में उतारा है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि आप सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में आपने जो है वो लिस्ट जारी की है, तो कितना सनातन धर्म को मानते हैं ये तर्क किया है कांग्रेस पार्टी सनातन हमें ना सिखाए जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है, 90 में से एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है। 3 बार, 4 बार, 5 बार उनके प्रदेश अध्यक्ष ने तारीख का ऐलान किया, उनके प्रभारी ने तारीख का ऐलान किया। 6 सितंबर की पहली तारीख उन्होंने दी और तारीख पर तारीख ये देते जा रहे हैं। ये हमको ना सिखाएं जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। जी संजय जी, एक मिनट, संजय जी का बस, संजय जी का बस। आपके ऊपर लड़ने और लड़ाने दोनों की जवाबदारी मिली है, किस तरीके से इस भूमिका का निर्वहन करेंगे? पार्टी ने जब भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता से मैंने काम किया है। इस जिम्मेदारी को भी कार्यकर्ताओं के दम पर बखूबी निभाएंगे। जी प्रियंका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार कर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हमारे प्रत्याशियों को न केवल कार्यकर्ताओं का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जनता का भी आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
सोच समझकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। चुनाव के बाद आपका ये प्रश्न आएगा, लेकिन मजबूत प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी और जनता और कार्यकर्ता का जिन्हें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे प्रत्याशी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारे हैं। जितने नाम आए हैं वो क्या लगातार सर्वे हो रहे थे, सर्वे के आधार पर ये नाम आए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हर एंगल से विचार करके, हर दृष्टिकोण से विचार करके इन प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। इसमें वो भी नाम है जो पिछली बार बहुत बुरी तरीके से हारे थे और शायद जिनकी वजह से सरकार को सरकार से ली गई थी। उसके बाद बावजूद उन नामों को वापस रिटेन करना, क्या सेकंड लाइन तैयार नहीं थी पहला, या फिर उन लोगों को रिटेन किया? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी ने बहुत सोच विचार कर, हर प्रकार से चर्चा करके, हर एंगल से विचार करके जीतने योग्य प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारा है। अंकित जी, आपने महिलाओं को चुनाव में जो है सीटें दी है, एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो शराबबंदी का है, क्या रहेगी चर्चा? शराबबंदी बीजेपी आएगी? आज तो शराबबंदी पर जवाब देने की जवाबदारी कांग्रेस की है, जिसने शराबबंदी का वादा करके भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाई। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी बात कहेंगे। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। तो अरुण साव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार 3 सांसदों को भी छत्तीसगढ़ में टिकट दिया गया है, यानी कि सांसदों पर भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भरोसा जताया है। और अगर रुक करे मध्य प्रदेश का, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मध्य प्रदेश से भी मिली है। बड़ी बात यह है कि जब कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आया, तब कांग्रेस जो थी वो हमलावर रही बीजेपी पर कि पिता को टिकट देने के बाद बेटे का टिकट, जो विधायक भी है उनका टिकट काटा जा रहा है। हालांकि अभी आकाश विजयवर्गीय का नाम कहीं भी सामने, अगर चारों लिस्ट की बात करें तो सामने नहीं आया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी, क्या उनमें इनका नाम होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी अपनी चारों ही अगर लिस्ट की बात करें तो हर लिस्ट में बीजेपी ने चौंकाने वाला काम किया है। चाहे पहली लिस्ट की बात करें, जब ऐसी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया और ऐसी सीटों को सामने लाई है बीजेपी जहां से कांग्रेस का दबदबा रहा है और बीजेपी ने वहां पर या तो एक बार चुनाव जीता है या फिर 2 बार या फिर कभी नहीं जीता है। दूसरी सीट की अगर लिस्ट की बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब दिग्गजों को उतार दिया गया बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और मंत्रियों को टिकट दे दिया गया। तीसरी लिस्ट में एक उम्मीदवार सामने आया था और इसके बाद सीधे आपको छत्तीसगढ़ की भी अगर बात बताएं तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही कुछ चीजें सामने आई थी। और जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, मैं आपसे समीकरण समझना चाहती हूं क्योंकि देखिए, अगर चारों लिस्ट की बात करें तो बीजेपी चारों लिस्ट में बड़ा खेल करती हुई नजर आई है। पहली लिस्ट में ऐसी सीटों पर फोकस किया गया जहां 1 बार 2 बार या फिर बीजेपी कहीं नहीं जीती थी, कांग्रेस का दबदबा वहां पर ज्यादा रहा, विरोध हुआ, वो बात दूसरी है। दूसरी लिस्ट में सीधे दिग्गजों को उतार दिया गया। तीसरी लिस्ट में एक उम्मीदवार सामने आया था। चौथी लिस्ट अब ये रही। समीकरण अगर पुष्पेंद्र समझे तो क्या यहां पर कांग्रेस को दबाव बनाने की, उस पर कांग्रेस पर कोशिश की गई और लोगों में भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए भैया, भटकाने की अगर मैं बात कहूं, पहली लिस्ट में ऐसे उम्मीदवारों को लाया गया जहां पर एक 2 बार बीजेपी जीती है, तो उसने कर दिया कि देखिए भैया, आप भी ऐसे समीकरण अपनाइए। दूसरी लिस्ट में दिग्गजों को उतार के क्या सोच क्या रही बीजेपी की इन सबके पीछे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस बार जो चुनावी रणनीति बीजेपी ने इख्तियार की है, दरअसल इसमें बीजेपी बहुत ही फूक कर कदम रख रही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में इस टेन्योर में, जब 3.5 साल की बीजेपी की शिवराज सरकार रही है, तो ऐसे में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के साथ सिंधिया समर्थकों का आना, उसके बाद बीजेपी में अंतर्कलह की स्थिति भी कहीं कहीं देखने को मिलना, साथ ही शिवराज का चेहरा लगातार रिपीट होना, ये तमाम वैसे
समीकरण थे जब बीजेपी को लगा कि अब उनको खतरा हो सकता है और कहीं 2018 का हालात जो है वो फिर से रिपीट ना हो जाए, इसको लेकर बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। पहली सूची जब बीजेपी ने जारी की तो पहले वो तमाम सारी सीटें थी जहां पर बीजेपी डेंजर जोन में थी, यानी कहीं कहीं अगर एक बार जीती है, 2 बार जीती है या फिर वहां से हारती रही है, तो वो सबसे पहले उन सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स को उतारा ताकि एक समय भी पर्याप्त मिले, साथ ही उन लोगों को जिनको उम्मीदवारों को उतारा है उन लोगों को पर्याप्त समय के साथ में वहां के लोगों को समझने में उन्हें अच्छी स्टडी का टाइम मिल जाए। हालांकि उसका विरोध भी हुआ। दूसरी सूची जब आई तो बेहद चौंका देने वाली आई, क्योंकि उसमें मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों समेत कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, साथ ही 7 सांसदों का नाम भी था। बीजेपी ने जब इन नामों की घोषणा की तो एक बड़ी देश में एक राजनीतिक जो है सुगबुगाहट सामने आई कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की बुरी हालत है, क्या बीजेपी को मैदान में अपने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ा, और तमाम तरह के मीम्स और तमाम तरह के सोशल मीडिया पे चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। और ये समीकरण ये माना जाने लगा कि न सिर्फ इन नेताओं को उतार कर बीजेपी की जो नाव डगमगा रही है उस नाव को स्थिर किया जाए, बल्कि ऐसे चेहरे जो कि बड़े नेताओं के रूप में, दिग्गज नेताओं के रूप में माने जाते हैं, उन नेताओं को सीटों पर खड़ा किया जाए और आसपास की सराउंडिंग जितनी भी सीटें हैं उन सीटों को भी वो साथ में लीड कर पाए। यानी अगर थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए मान लिया जाए कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है, तो वो मालवा निमाड़ का एक तरह से उनको यहां पर टिकट देकर एक जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो बीजेपी जो है किसी एक चेहरे पर नहीं, बल्कि बीजेपी ऐसे कद्दावर नेताओं को उतारकर बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में अपने पांव को और भी मजबूत करना चाहती है। ऐसी जो सूची आई थी उसके बाद तीसरी सूची में सिंगल नाम आया, और चौथी सूची जब आई तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर को टिकट दिया गया है, उन टिकट्स में ये देखा जा रहा है कि जो दूसरी सूची आई थी उसमें तमाम दिग्गजों के नाम दिए गए थे। तो जाहिर तौर पर जो संगठन है, जो टिकट का जिन्होंने बंटवारा किया है, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अभी सत्ता जिनके हाथ में है, जो लोग हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए, या कहीं उनकी भी एक तरह से बीजेपी ने सुध ली है। और वो तीसरी सूची जब जारी हुई है तो इस चौथी सूची में उन तमाम ऐसे लोगों के नाम है जो सिटिंग एमपी है या सिटिंग एमएलए हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, और इनमें तमाम सारे वो मिनिस्टर्स भी हैं जो शिवराज कैबिनेट के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 मंत्री हैं। और बीजेपी ने जो इस चौथी लिस्ट में को जारी किया है, इसमें शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट से लड़ाया गया, जबकि ये माना जा रहा था, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का इन पहले की सूचियों में नाम क्यों नहीं था, आखिर संशय किस बात पर था, और बुधनी से क्या उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी ऐसी सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा जो सीट जो है वो सेफ जोन में नहीं है। तो ये तमाम तरह के कयास जो है लगातार लगाए जा रहे थे। भरोसा, पुष्पेंद्र, भरोसा बीजेपी नहीं चाहती है कि कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया था अपने उन नेताओं को लेकर के जिनके लिए धरातल पर उतरी थी और ये सोच रही थी कि ये हमारे नेता होंगे, इन्हें टिकट मिलेगा, इनके लिए हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका भरोसा बीजेपी नहीं खोना चाहती थी। और यही वजह है कि चौथी लिस्ट में सिटिंग एमएलएस के नाम बीजेपी सामने लेकर के आई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सत्या, अभी अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली 2018 में जो कुछ हुआ था वो तस्वीरें दोबारा से दोहराई नहीं जाएंगी। 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। सत्ता, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, भाजपा की जीत का दावा किया है अरुण साव ने, सांसदों के टिकट की भी बात की है, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर जहां टिकट अनाउंस नहीं किया है भाजपा ने, उसको लेकर कहा है उन्होंने कि कोई पेच नहीं फंसा है, जल्द ही वहाँ भी ऐलान होगा, लेकिन वहाँ पेच फंसा है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, बड़ी बात जो अरुण साव ने कही वो ये कि लिस्ट देखने पे भी ये पता चल रहा है अब तक 85 उम्मीदवार भाजपा के डिक्लेयर हुए हैं, इसमें से 30 जो है वो एसटी समाज से हैं, मतलब आदिवासी वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं 30, जबकि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। मतलब अभी 85 में ही उनमें उसमें से एक और ज़्यादा को भाजपा ने दे दिया है। इसके अलावा 14 महिलाओं को प्रत्याशी बना चुकी है भाजपा, मतलब 85 में 14 महिलाएं हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो 43 मतलब 85 में 43 मतलब आधे से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली दफ़ा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब संतुलन देखिए किस तरह से बनाने की कोशिश है। 85 में से 43 मतलब कि 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं भाजपा के या लड़ चुके हैं चुनाव। कुछ पूर्व मंत्री भी हैं, कुछ मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन 43 ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक हम जिक्र भी कर रहे थे कि पहली लिस्ट में देखने को मिला था कि 21 में से करीब 15 ऐसे थे जो पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर हम कहें तो 34 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ऐसे हैं इन 85 में से जिनकी उम्र 50 साल से कम है। मतलब युवाओं पे भी कहीं ना कहीं नज़र है, क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा वोटर यूथ है जो इस बार मतदान करने वाला है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं महिला वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अलग अलग वर्गों को जातिगत समीकरण बैठा के, इसके अलावा युवाओं को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं टिकटों के जरिए हुई। अब कितना सधेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो समीकरण बैठाया गया है उस समीकरण को अगर देखें तो इसी तरह का नजर आता है। समीकरण साध लिया है। जल्दी से ये बता दीजिए जो 5 सीटें हैं उनमें क्या पेच फंसा हुआ है ताकि दर्शक समझ सके। उसके बाद प्रमोद आपके पास आऊंगी। देखिए, अंबिकापुर इन 5 में से काफी हॉट सीट माना जाता है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव विधायक चुन के आते रहे हैं। टीएस सिंहदेव अभी सूबे में डिप्टी सीएम है, मतलब समझिए कि दूसरे नंबर के आदमी हैं। और इस बार भी ये मानकर चला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस टीएस सिंहदेव को ही अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन भाजपा से अनुराग सिंहदेव चुनाव उनके सामने लड़ते आ रहे हैं पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से। इस बार वहाँ पे पेच ये फंसा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी नए प्रत्याशी, नए नाम को आगे लाया जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं फिर से उन्हीं को लाया जाए, ये पेच है। इसी तरह से बेलतरा की बात हो या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की बात हो या 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, बेमेतरा की बात हो, यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही पेच फंसा हुआ है कि इसे दे टिकट या उसे दे टिकट। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इसको ये देखना होगा, और देखना इसके साथ साथ सत्य ये भी होगा कि और आगे जो होती है लिस्ट तो उसमें क्या होगा। और अगर बात करें पेच फंसने की, आकाश विजयवर्गीय की अगर बात करें तो आखिर क्या वजह रही है कि इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। क्योंकि सिटिंग एमएलए को इस लिस्ट में महत्वता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, उनका नाम इसमें सामने आया है। अब उनका नाम क्यों नहीं आया है, इसकी सियासी गलियारों में सुगबुगाहट जरूर है। प्रमोद के पास सीधे चलेंगे। प्रमोद, आकाश विजयवर्गीय पर सारा फोकस टिका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें हमलावर रही कि परिवारवाद की बात बीजेपी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में ही भरा हुआ है। तो उनका नाम क्यों नहीं आया इस लिस्ट में? क्योंकि अगर हम देखें तो सिटिंग एमएलए को इसमें प्राथमिकता दी गई है। देखिए, कोई सियासी सरगर्मी जैसा टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक बार अपने पुत्र मोए की वजह से सियासी खामियाजा भुगत चुके हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो उनको कैलाश विजयवर्गीय फिर से चाहे कि वो चुनाव लड़े। देखिए, दरअसल बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या दिग्गज नेता हो या चाहे पीएम मोदी हो, सब प्रहार परिवारवाद पर करते रहे। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देना और आकाश विजयवर्गीय को टिकट देना, मतलब ये क्या मुसीबत मोल लेंगे? तो ये तो चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आज ये लगाया जा रहा है कि इंदौर 3 से, जहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, वहां से सरकार के मिनिस्टर ऊषा ठाकुर को टिकट दिया जा सकता है। महू में उनका विरोध हो रहा है, दिक्कतें खड़ी हो रही है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि बीजेपी ने इस सूची में इन नामों को ऐलान करके मैसेज क्या देने की कोशिश की है। देखिए, जहां तक मैं बीजेपी को समझा हूं, देखिए चारों सूचियों में 4 मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने। पहली सूची में कमजोर 39 नामों का ऐलान कर दिया, नए नामों को समय से पहले फेंक दिया, जाइए मेहनत करिए, क्या माहौल बनता है, विरोध क्या होता है। दूसरी सूची में दिग्गजों को उतार दिया, दिग्गजों को
वो भी ऐसे दिग्गज जिन्होंने खुद उम्मीद नहीं होगी पहले से कि वो चुनाव लड़ेंगे, अच्छे खासे केंद्र की राजनीति कर रहे थे, उन्हें अचानक से मध्य प्रदेश लाकर पटक दिया। ऐसे ऐसे चेहरे कमजोर सीटों पर उतार दिए जिनके खुद के हाथ पैर फूल रहे हैं, और वो कई को तो देखिए इतना डर सता रहा है कि अभी तक सीटों पर नहीं पहुंचे। सांसद, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय बीजेपी नेतृत्व वाले चेहरे विधानसभा टिकट दिए गए, दूसरी सूची, तीसरी सिंगल नाम था तो चर्चा नहीं बनती है। चौथी लिस्ट में अब देखिए मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद बयान देकर इतने बवाल काटे और बहुत सारे कयासबाजी को हवा दी, और अंततः दिग्गज एक तरफ कमजोर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सेफ सीट पर चले गए, परंपरागत बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, सीहोर की उनका जो घर है वहीं पर वो रहेंगे, और सरकार के जो मिनिस्टर हैं 24 उनके टिकट दिए, तमाम 57 सीट है, ये बीजेपी के मजबूत सीट है। तो ये चौथी सीट में ये पंच मारा है बीजेपी ने कि ये इन मिनिस्टरों के समर्थक बीजेपी से कनेक्ट रहे, और दूसरी बात ये मुख्यमंत्री के समर्थक बीजेपी से जुड़े रहे, यानी तमाम मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है उसको 4 सीटों में समायोजित करके और ऐसे चौका फेंका है कि दम दिखा दीजिए, सरकार बनी रहे 18 की तरह, और इन तमाम नेताओं के हाथ पैर फुला दिए, क्योंकि इनकी अब जो सारे समीकरणों को साधने की प्रमोद यहाँ पर कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश बीजेपी ने की है।